अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो इब्राहिम सुक्का। इब्राहिम सुक्का का मतलब क्या होता है? इब्राहिम तो एक नाम है एक लड़के का, और सुक्का मतलब ये होता है पानी पिलाने वाला, जिसको हम लोग भिश्ती भी कहते हैं। उस गांव में धोरन एक गांव रहता है। उस गांव में पहले के दौर में लोग कुएं का पानी पीते थे, जिसकी वजह से लोगों को जो है पानी पिलाना पड़ता था। पानी पिलाने वाला एक टाइप का नौकर या फिर एक काम करने वाला जो होता है, उसका वो काम था इब्राहिम सुक्का का, जिसको लोग अब्बू के नाम से पुकारते थे। इस चैप्टर पे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस कहानी के बारे में जानेंगे पूरा फुल डिटेल्स, और इस कहानी के जो राइटर हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको जो आपका जो बैक चैप्टर है उसके बारे में भी रिवीजन करवा दे, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाने से यादाश्त ताज़ा हो जाएगा और अच्छी तरीके से तैयारी कर पाइएगा। सबसे पहला कि आपका ये तो चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले वाला कौन सा चैप्टर था? तो वो आपका था चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 कौन है? तो चैप्टर नंबर 9 है आपको भोले बिसरे गीत। भोले बिसरे गीत कैसा है? तो भोले बिसरे गीत भी ये एक अफसाना है। अभी तक लगभग आपको जैसे कि भोले बिसरे गीत हो गया, प्रॉमिस हो गया जो जिलानी वालों का है, या फिर आपको इब्राहिम सुक्का है, ये सब कहानी जो है किरदार किस टाइप का? ये गांव का है, घरेलू किरदार है, जिसको हम लोग एक नफ्सियाती किरदार भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस कहानी में आपका चैप्टर नंबर जो 9 है, बैक वाला चैप्टर, उसमें जो भोले बिसरे गीत है उसके मेन किरदार कौन होते हैं? तो मेन किरदार होते हैं सैयद अजीज अहमद। सैयद अजीज अहमद किस पोस्ट से रिटायर होते हैं? तो डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से रिटायर होते हैं। दूसरा ये कि डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से रिटायर होते हैं, उसको अगर हम किस जबान में समझेंगे तो फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि आप किसी भी बड़े पोस्ट का जैसे चीफ जस्टिस कैसे होते हैं, उसी तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको जो सेना अध्यक्ष होता है उसको हम लोग कहते हैं जनरल, डायरेक्टर जनरल। ये था। दूसरा ये कि इस कहानी में शफी जावेद ये बताना चाहते हैं भोले बिसरे गीत में कि लोग सिर्फ पोस्ट की ही पूजा करते हैं। लोग पोस्ट रब पे अगर कोई शख्स है तो ही उसकी मतलब इज्जत होती है। बाकी पोस्ट खत्म होने के बाद, रिटायर खत्म होने के बाद लोग जिस तरीके से आदमी उस धीरे धीरे आदमी के वकार, आदमी की इज्जत को भूल जाते हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि लोग सिर्फ दुनियावी एतबार से लोग सिर्फ पोस्ट और उसको धन दौलत ही की जरूरत रहती है। यहां तक कि सैयद अजीज अहमद अपने दौर के बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, बहुत ईमानदार नौकरी में थे, और उनको कोई रिश्वत वगैरह या फिर कोई मतलब तोहफा, कोई इनाम लेके आता था तो वो उन्हें नहीं लेते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिसकी बिना पे वो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी दिक्कतों मुशक्कतें भी उठानी पड़ी। लेकिन सैयद अजीज अहमद का कहना यह था कि अगर हम दुनिया कमाने के लिए बहुत सारे धन दौलत कमा ले, लेकिन इस पैसे का हिसाब मुझे अल्लाह ताला के यहाँ भी देना है, इस वजह से वो हराम हलाल की तमीज रखते थे। और इसी बिना पे उनके जो घर के लोग थे, उनके बेटे, उनकी बीवी वगैरह, उनसे बहुत ज्यादा झगड़ा वगैरह बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन सैयद अजीज अहमद चाहते थे कि दुनिया चाहे कितनी भी कुछ हो जाए, लेकिन एक नेक होना बहुत जरूरी होता है। और रिटायरमेंट के बाद सैयद अजीज अहमद गोशा नसी, तन्हाई अख्तियार कर लेते हैं और इबादत वगैरह या फिर अपने काम में किताब वगैरह ये सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये कहानी था। दूसरी बात यह है कि इस कहानी के जो राइटर हैं वो भी इसी टाइप के पोस्ट से गुजरे हैं। कौन? तो सैयद शफीउद्दीन, सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन इनका असल नाम था। किसका? शफी जावेद का। शफी जावेद भी अपने पोस्ट में आपको बिहार गवर्नर के जो है डायरेक्टर सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी के पोस्ट से भी ये रिटायर हुए, और रेड क्रॉस जो इंडिया का है ब्लड ग्रुप वाला, उसके भी वो डायरेक्टर रह चुके हैं। इस टाइप के शफी जावेद साहब भी अपने पोस्ट पे, बड़े बड़े पोस्ट से वो रिटायर हुए, बड़े बड़े पोस्ट पे रह चुके थे। ये कहानी खत्म हो गई, और इसका फुल एक्सप्लेन आपको बैक वाला वीडियो में भी है, और इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग करा दिए हैं। ये आपका इस बुक का, कहकशां बुक का ये अफसाना ये आखिरी है। इसके बाद हम लोग खुतूत की तरफ, खत की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद गजल आएगा, नज्म आएगा, मसनवी वगैरह ये सब आएगा।
इससे पहले वाला हम लोग का क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग खाका पढ़ चुके हैं, हम लोग मजमून पढ़ चुके हैं, इंशाया पढ़ चुके हैं और अफसाना। ये सिर्फ ये चैप्टर के भाग हैं, वो सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। खाका में जैसे नज़ीर अहमद की कहानी पढ़ चुके हैं, मजमून में मिट्टी का तेल, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इंशाया क्या है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। इंशाया जो चैप्टर इंशाया है, तो इंशाया में हिजरत के बारे में हम लोग अहमद जमाल पाशा का उनका भी मुताला कर लिए। दूसरा ये कि हम लोग जैसे अफसाना में आएंगे तो अफसाना में जिलानी बानो का प्रॉमिस हो गया, उसके बाद शफी जावेद का ये भोले बिसरे गीत है। अब हम लोग इब्राहिम सुक्का इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब का मुताला हम लोग रिवीजन ये लगाकर आपको ये 10वां चैप्टर है। अब हम लोग आगे दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। अब चलिए अब हम लोग मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहले हम लोग इस कहानी के बारे में समझेंगे कि ये कहानी क्या है, उसके बाद इनके जो राइटर हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये कहानी एक धोरन गांव, सलाम बिन रज़ाक साहब ये इनके राइटर हैं। तो सलाम बिन रज़ाक साहब खुद इस कहानी को अपनी आंखों से देखे हुए हैं और खुद मुशाहिदा देखी हुई कहानी को वो लिखते हैं। और इनके कहानी का सलाम बिन रज़ाक साहब की जो कहानी का मेन कैरेक्टर, मेन मौजू वगैरह जो रहता था, ज्यादातर गरीब तबका, कमजोर, गरीब और बेबस लोगों को ही ये मेन मौजू, मेन कैरेक्टर, मेन किरदार बनाते थे और इनको ऊंचे लेवल पर लेके जाते थे। और दूसरा ये कि सलाम बिन रज़ाक साहब ऐसी ऐसी कहानी जो लिखते थे, जो गांव मोहल्ले के ऐसे तबके के लोग जिसको दुनिया या फिर कुदरत के हालात ने उसे इंसाफ ना मिला हो, तो उनको वो ऊंचा बढ़ाते थे, इंसाफ दिलाते थे। ये था। दूसरा कि इस कहानी में, ये कहानी जो है इब्राहिम सुक्का की जो है, ये कहानी कहाँ की है, तो एक धोरन गांव की है। सलाम बिन रज़ाक साहब एक सरकारी टीचर रहते हैं, वो धोरन गांव में जॉब करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं। तो उस गांव में उससे पहले वो काम एक मिडिल स्कूल का था, मिडिल मतलब प्राइमरी स्कूल का था, जहाँ 4 क्लास तक ही पढ़ाई होती थी। तो गांव के लोग, वहाँ एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से लोग अपने अगर बाल बच्चे को पढ़ाते भी थे तो 4वीं क्लास तक पढ़ाकर उसके बाद उसे काम वगैरह करवा देते थे। लड़का होता था तो या फिर लड़की होती थी तो उसकी शादी वगैरह करवा कर ये कर देते थे। उन लोगों का, उस गांव का, धोरन गांव का हायर एजुकेशन जो था वो सिर्फ 4वीं क्लास का था, इसलिए कि वहां के जो स्कूल थे वहां 4वीं क्लास की थी। और दूसरी बात यह है कि उस गांव में जब लोग एजुकेशन हासिल करते थे, जो 4वीं क्लास में तक ही जो पढ़ते थे, तो उसमें लोग अपने घर पे जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते थे। जैसे कि जिस समय सलाम बिन रज़ाक साहब नौकरी करने के लिए गए थे, तो उस समय उनसे पहले 2 टीचर्स थे, जो एक इंचार्ज थे और एक टीचर का नाम क्या था, तो ये एक टीचर का नाम था, मास्टर का नाम क्या था, अमीर अली। अमीर अली ऐसे शख्स थे जो अपने स्कूल की तनख्वाह से ज्यादा जो है ट्यूशन के पढ़ाने की तरफ, ट्यूशन पढ़ाने में कमा लेते थे। वो खुद बोलते थे कि वो अपने स्कूल की तनख्वाह से दुगुना कमा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अमीर अली जो मास्टर थे, वो इस स्कूल में, धोरन गांव में की सर्विस में वो लगभग 15 साल से थे और धोरन गांव में जॉब करने के लिए वो लगभग 1 साल पहले आए थे। ये चीज हो गया। दूसरी बात यह है कि सलाम बिन रज़ाक साहब वहीं गए थे और सलाम बिन रज़ाक साहब को इनसे अमीर अली से दोस्ती हो जाती है। और अमीर अली जो इनकी जो खासियत थी, वो सुस्त टाइप के आदमी थे और दूसरा बेसियार खानदान, बेसियार खा मतलब ज्यादा खाने वाले और ज्यादा सोने वाले थे और ट्यूशन वगैरह कमाने वाने माहिर थे। धोरन गांव का जो ये कहानी है, इस कहानी में इब्राहिम सुक्का एक नाम का लड़का रहता है, जो सलाम बिन रज़ाक साहब बोलते हैं 20 से 25 साल का हट्टा कट्टा लड़का रहता है और वो पानी पिलाने का उसका पेशा रहता है, पानी पिलाता है पूरे गांव वाले को, उसी से उसकी वो मजदूरी रहती है, उसका वो काम रहता है। सुक्का मतलब होता है पानी पिलाने वाला। इब्राहिम सुक्का को लोग किस नाम से पुकारते थे? उर्फी नाम से, अब्बू के नाम से उन्हें पुकारते थे। इब्राहिम सुक्का गांव वालों को क्यों पानी पिलाता था? तो गांव वालों को पानी इसलिए पिलाता था कि वो, उसके जो फादर थे, उनके जो अब्बू थे, वालिद थे, वो भी इसी काम को करते थे। इस वजह से वो, जब उनके वालिद का डेथ हो गया तो फिर वो इसी काम को करने लगे, पानी पिलाने शुरू कर दिए। ये इनकी मजदूरी थी, ये इनका ये काम था।
और दूसरी बात ये कि लोग जब गांव में कुएं का पानी पीते थे तो उस दौर में उस गांव में एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था नारो। ये नारो बीमारी ऐसी थी जिसको आदमी को फैलने के बाद उसका हाथ पांव टेढ़ा हो जाता था, फूल जाता था, और बहुत सारे इसके करके जो है उसको बीमारी धीरे धीरे फैलते फैलते जिस अगर पांव में हो जाए या फिर हाथ में हो जाए तो उसको काट देना पड़ता था, और जिसकी बिना पे आदमी फिर डेथ हो जाता था, इंतकाल हो जाता था। ये थी इस गांव की कहानी में जो नारो एक बीमारी होती थी जो पांव टेढ़ा वगैरह हो जाता था उससे। दूसरा ये कि इस कहानी का मेन किरदार जो है आपको इब्राहिम सुक्का है। इब्राहिम सुक्का पूरे गांव वालों को पानी पिलाता है, लेकिन गांव वाले को पानी पिलाने के साथ साथ वो एक यंगेस्ट लड़का था, और क्लास कहाँ तक, वो कहाँ तक पढ़े हुआ था, तो चौथी क्लास तक पढ़े हुआ था। उसको इब्राहिम सुक्का को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसका नाम क्या रहा था, तो उस लड़की के भाई का नाम था चौधरी बेदार सिंह देशमुख, जो उस गांव का एक जमींदार, एक मालदार आदमी था। इब्राहिम सुक्का गरीब था, गरीब लड़का था, कमजोर तबके का लोग था, और उस जिससे उनको मोहब्बत हो जाती है वो एक मालदार लड़की थी। तो दोनों अपनी मोहब्बत को इजहार नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि ये तो इब्राहिम सुक्का अपनी गरीबी की वजह से इजहार नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये कि जो लड़की थी वो इस वजह से इजहार नहीं कर पाती है, अगर वो इजहार करे तो उसके जो भाई थे चौधरी बेदार सिंह देशमुख, वो उसे इतनी अजियतें, इतना मारता, इतना पीटता कि एक तो शादी नहीं होती लेकिन उसे मार देता, लेकिन शादी नहीं करता। इस वजह से दोनों अपने मोहब्बत, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि चौधरी बेदार सिंह देशमुख के घर पे रात में चोरी का मतलब कोई चोर आता है। चोर आता है जिसकी वजह से हल्ला पूरे गांव में शोरगुल हो जाता है कि चोर आया था चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी नहीं कर पाता है। लेकिन दर हकीकत ये कहानी के मेन पीछे में है कि वो चोर नहीं आया था, बल्कि इब्राहिम सुक्का जो है अपनी मोहब्बत, अपनी महबूबा से मिलने के लिए जाता है। लेकिन महबूबा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन मिलता तो है, लेकिन पकड़ाने ही वाला रहता है कि वो भाग आता है, किसी तरीके से जान बचाकर तो भाग आता है। लेकिन ये बात जो है उस चौधरी बेदार सिंह को पता चल जाता है, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए गांव में ये अफवाह फैला देता है कि चोर आया था चोरी करने के लिए, और ये तो अफवाह फैला दिया। दूसरी बात ये कि चौधरी बेदार सिंह अपनी बहन, अपनी सिस्टर को बहुत ज्यादा अजियतें, बहुत ज्यादा मारता पीटता है, पूछता है कि कौन था आखिर जो आदमी तुमसे मिलने के लिए आया था, बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन वो नहीं बताती है, इसलिए कि अगर हम बता देंगे तो हम तो मार खाएंगे ही, प्लस इब्राहिम सुक्का भी मार खाएगा। इस वजह से वो नहीं बताती है। आखिरकार 2 दिन 3 दिन होता है लेकिन नहीं बताती है, और एक दिन ऐसा आता है कि चौधरी बेदार सिंह की जो सिस्टर रहती है वो खुदकुशी कर देती है, या फिर उसे मारते मारते इतनी अजियत देता है कि वो खुद मर जाती है। जब मर जाती है तो उसके जनाजा शाम में, औरतों का, लेडीजों का, लड़कियों का जनाजा जो होता है, या फिर जनाजा हो या फिर मतलब शादी की जो रवानगी हो, ये सब क्या होता है तो शाम में होता है। ये एक पुराने जमाने के रस्म के एतबार से चलता है। तो शाम में सूरज गुरूब होने के बाद उसे दफनाया जाता है, ये सब लोगों का कहना है। तो ये जब उसकी सिस्टर इंतकाल हो गई तो उसको कफन दफन के लिए मगरिब के बाद इंतजाम किया गया। तो सब लोग जनाजे में जैसे जो आम दिन के तरह और लोग जो इंतकाल होते हैं तो उसी तरीके से जनाजा वगैरह होता है, कफन वफन। तो इब्राहिम सुक्का उस 2 दिन के बीच में इब्राहिम सुक्का लोगों को पानी नहीं पिलाता है, और जनाब सलाम बिन रज़ाक साहब ये और ज्यादा कश्मकश में हो जाते हैं कि एक तो इब्राहिम सुक्का आ नहीं रहा है, प्लस इस गांव में एक हादसा हुआ है कि एक चोरी हुई। दूसरा ये कि 2 दिन के बाद ही एक और हादसा हो गया कि चौधरी साहब की बहन का इंतकाल हो गया है। उसी बीच में सलाम बिन रज़ाक मतलब सलाम बिन रज़ाक नहीं, उनके जो पानी पिलाने वाला जो इब्राहिम सुक्का था वो ऐसा आदमी था कि हर घर में जाता था। तो हर घर में जाता था पूरे गांव में, तो उसको जाहिर सी बात उसे हर खबर होगी। तो सलाम बिन रज़ाक साहब ये उनको इसलिए तलाश कर रहे थे कि अगर इब्राहिम सुक्का मिलेगा तो उससे पूछेंगे कि ये माजरा क्या है, कि एक तो चोरी हो गया, दूसरा ये कि 2-3 दिन के बाद उसकी लड़की का इंतकाल हो गया, सारा माजरा पूछते। लेकिन इब्राहिम सुक्का खुद अब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था।
तो दूसरी बात, तो इब्राहिम सुक्का नहीं आ रहा था। जब सलाम बिन रज़ाक उस जनाजे में शिरकत हुए मगरिब के बाद जब गए, तो पहले के दौर में क्या था कि लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो गैस का जो चूल्हा होता है उसके ज़रिए आदमी लेके गए कब्रिस्तान वगैरह में। जैसे ही वो कफन दफन शुरू हुआ, तो सलाम बिन रज़ाक साहब एक दरख्त के नीचे खड़े थे, तो उसके बाजू में एक शख्स आया, जिसका कौन था, तो वो अपनी ज़बान में, जाहिली वाली ज़बान में वो बोले सलाम अलैकुम, ऐसे करके वो सलाम किए हैं। तो सलाम बिन रज़ाक साहब वो समझ गए कि कौन है, इब्राहिम सुक्का है। तो इब्राहिम सुक्का की तरफ देखे तो देखे वो कंबल ओढ़े हुआ है और उसकी बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत कलील थी। जब इब्राहिम, तो सलाम बिन रज़ाक साहब सोचे कि ये इनका माजरा है, हो शाम है, हो सकता उस समय ठंड भी थी, तो हो सकता उसकी तबीयत ख़राब होगी या फिर ठंड की वजह से कंबल ओढ़ा होगा। तो सलाम बिन रज़ाक साहब सोचे कल सुबह इससे मुलाकात की जाएगी। जब कल सुबह हुआ तो कल सुबह फिर एक और नया बवाल हो गया, एक और नई कहानी उभर कर सामने आई। सब लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने के लिए गए। जब जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ लोग दौड़ते हुए गए, तो सलाम बिन रज़ाक साहब उसी गांव के टीचर थे, तो वो भी जाकर देखे तो क्या कि रात में जो कब्र खोदी गई थी, जो कब्र था, उसी कब्र पर लेटकर इब्राहिम सुक्का अपनी जान दे देता है। तो इस कहानी का पूरा निचोड़ ये हुआ कि सलाम बिन रज़ाक साहब ये बताना चाहते हैं कि इस कहानी में दोनों एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी अमीरी, अपनी गरीबी की वजह से जो है लोग अपनी मोहब्बत को इजहार नहीं कर पाते हैं, और ये लोग अपनी जान दे देते हैं लेकिन अपनी मोहब्बत को इजहार नहीं कर पाते हैं। लड़की है कि अगर वो अगर अपने महबूब के बारे में बता देती, तो उसके जो भाई थे चौधरी बेदार सिंह देशमुख, तो वो उनकी हालत खराब कर देता, उनसे बहुत मारता इब्राहिम सुक्का को, ये जो है। और इब्राहिम सुक्का अपने मोहब्बत को इजहार नहीं कर पा रहा था, इस वजह से कि अगर मैं इजहार करता हूं तो मेरी गुर्बत की वजह से लोग मुझे हंसेंगे और मुझसे शादी नहीं करेंगे। इस वजह से एक लड़की मर जाती है, तो फिर इब्राहिम सुक्का भी उसकी कब्र पर जाकर अपनी जान को दे देता है। ये कहानी सलाम बिन रज़ाक साहब की अपनी आंख से देखी हुई कहानी है। उस गांव में वो जॉब करते हैं, फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो सलाम बिन रज़ाक साहब 25 साल के बाद सलाम बिन रज़ाक उसी गांव में जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। मतलब उनका जो पोस्ट बढ़ जाता है सलाम बिन रज़ाक साहब का, तो वो इंस्पेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, जांच वगैरह करने के लिए। हम लोग जानते हैं स्कूल वगैरह में जब पढ़िएगा तो बड़े बड़े अधिकारी जो जांच करने के लिए आते हैं स्कूल का, तो उसी को इंस्पेक्शन ऑफिसर कहते हैं। तो वो बन जाते हैं और उसी गांव में जाते हैं वो तलाश करने की, मतलब गांव के बारे में, गांव के हालात वगैरह के बारे में, गांव के हालात में, स्कूल के हालात की, स्कूल का एजुकेशन कैसा है, उसकी पढ़ाई वगैरह कैसी होती है। तो उस समय वो जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उस समय 25 साल के बाद उस स्कूल का टीचर, उस स्कूल के प्रिंसिपल कौन रहते हैं, तो प्रिंसिपल रहते हैं अब्दुल रब, और अब्दुल रब रहते हैं। दूसरा ये कि उस कहानी में जिस समय सलाम बिन रज़ाक साहब अब टीचिंग के लाइन में थे, पढ़ा रहे थे, तो उस समय उस कहानी में आपको एक तो इब्राहिम सुक्का था, दूसरा ये है कि एक अब्दुल्ला भैंसा और एक सरपंच का बेटा अब्दुल्ला भैंसा था, अब इब्राहिम सुक्का, ये सब उस कहानी में। लेकिन उस कहानी का मेन किरदार कौन था, मेन किरदार था इब्राहिम सुक्का, जिसे लोग हम किताबों में अब्बू के नाम से, उस गांव में अब्बू के नाम से पुकारते थे। आइए अब हम लोग मेन कहानी तो समझ ली, अब हम लोग मेन राइटर के बारे में जानेंगे कि इस राइटर ने अपने एजुकेशन में अपनी नौकरी कहाँ की है और इनकी कितनी कितनी किताबें मशहूर थी, वो सब के बारे में जानेंगे। इब्राहिम सुक्का ये क्या है, तो ये एक अफसाना है। दूसरी बात ये कि आपको इब्राहिम सुक्का में ये मेन किरदार कौन है, तो इब्राहिम सुक्का में मेन किरदार है इब्राहिम, जिसको हम लोग अब्बू के नाम से जानते हैं। और आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, तो ये चैप्टर नंबर 10वां है। गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम, जहां जो स्कूल था वो स्कूल में उस गांव का नाम क्या था, स्कूल के गांव का नाम क्या था आपको, स्कूल के गांव का नाम था आपको धोरन गांव था। और उस गांव में कौन सी बीमारी फैली हुई थी, तो उस गांव में नारो बीमारी फैली हुई थी। इस कहानी का किरदार मेन इब्राहिम सुक्का है। इस कहानी का किरदार कौन है, तो इब्राहिम सुक्का है। और उस समय मास्टर साहब में कौन कौन थे, तो मास्टर साहब में थे एक अमीर अली थे, एक सलाम बिन रज़ाक, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, ठीक है।
मुसन्निफ साहब के बारे में, तो मुसन्निफ साहब का नाम क्या है, तो मुसन्निफ राइटर का नाम है सलाम बिन रज़ाक। इनकी पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश 15 नवंबर 1941 ईस्वी को महाराष्ट्र मुंबई पनवेल में हुई थी। 15 नवंबर 1941 ईस्वी को महाराष्ट्र पनवेल में हुई थी। इनका तालीमी एजुकेशन क्या था, तो वो डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हुए थे। डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हुए थे। वो नौकरी कहाँ किए थे, मुलाजमत कहाँ किए थे, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल मुंबई में वो 35 साल तक उसमें काम करते रहे, मतलब नौकरी करते रहे, पढ़ाते रहे। और उसी स्कूल से 1999 ईस्वी में वो सुबुकदोश हो गए थे। सुबुकदोश हो गए मतलब रिटायर हो गए। सुबुकदोश मतलब समझ गए, रिटायर हो गए। अब इनकी किताबों के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कौन सी किताबें लिखी। और दूसरा सबसे पहले ये कि इब्राहिम सुक्का जो कहानी है, ये कहानी किस किताब से ली गई है, तो वो शिकस्ता बूतों के दरमियान ये किताब से ली गई है। सलाम बिन रज़ाक साहब जो जितनी सारी किताबें लिखे हैं, उस किताब में सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो हुई है, वो शिकस्ता बूतों के दरमियान ये किताब हाईलाइटेड हुई है। और इसी किताब में इनको 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे हम लोग किताब की तरफ जानते हैं। इनका सबसे पहला अफसाना जो था, सबसे पहला अफसाना 1964 ईस्वी में छपी थी। दूसरा ये कि इनकी पहली किताब है नंगी दोपहर का सिपाही, 1977 ईस्वी में छपी थी। दूसरी किताब का नाम मुअब्बर है, जो 1987 ईस्वी में छपी थी। तीसरी किताब जो सबसे मशहूर है वो है शिकस्ता बुतों के दरमियान, 2001 ईस्वी में छपी थी। चौथी किताब है माहम की खाड़ी। और दूसरा ये कि आपको श्रीपाद कृष्ण कोल हेक्टर, ये किताबें जो थी, ये सलाम बिन रज़ाक मराठी लैंग्वेज में लिखे थे। महाराष्ट्र के थे और मराठी जबान अच्छी आती थी, इस वजह से मराठी लैंग्वेज में लिखे थे। आपको क्वेश्चन में भी पूछता है, जो आगे हम लोग रिवीजन करेंगे। पहले हम लोग बुक की तरफ देख लेते हैं। एक किताब का नाम था कामधेनु, ये इनका एक हिंदी अफसाना था। ये सब तो उर्दू अफसाना था, ये कामधेनु ये हिंदी अफसाना था। कब छपी थी, तो 1988 में, 1988 ईस्वी में। छठी किताब है असली हिंदी कहानियां, जो 1995 ईस्वी में छपी थी। दूसरी बात यह कि सलाम बिन रज़ाक साहब जो भी कहानियां, जो भी चैप्टर, जो कुछ भी लिखा करते थे, तो उनका जो मेन मौजू रहता था, वो किस टाइप का मौजू रहता था, तो वो था कमजोर तबका के लोगों के बारे में उनका मौजू रहता था। ये हो गया। दूसरा ये कि सलाम बिन रज़ाक साहब को 2004 ईस्वी में वो साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था।